आर्यन थके थके कदमों से घर में दाखिल हुआ तो उसकी नजरें अपनी माँ मेघना जी पर पड़ी, जिन्होंने उसे देखते ही गुस्से से मुंह फेर लिया। अभी तो उसकी माँ पर एक और भी ब्लास्ट होने वाला था, क्योंकि जिस वजह से वो मुंह फुलाकर बैठी थी वो कांड तो आर्यन कर ही चुका था। यशवर्धन सिंघानिया और सागर ने बंदूक की नोक पर उसकी शादी सौम्या सिंघानिया से करवाई थी। उस वक्त यशवर्धन सिंघानिया ने अपनी रोती बिलखती बहन को देखा और आर्यन के चेहरे पर छाई हैरानी और गुस्से को भी। पता नहीं यशवर्धन सिंघानिया को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि बंदूक की नोक पर शादी होने के बावजूद भी उसकी बहन इस आदमी के साथ खुश रह पाएगी। अपना काम निकलवाने के बाद वो सौम्या को अपने साथ ले गया था और सागर को हुक्म दिया था कि आर्यन को घर तक छोड़कर आए। कुछ देर पहले ही सागर उसे उसके गेट पर उतार कर चला गया था और अब घर के अंदर दाखिल होते ही अपनी माँ को देखकर आर्यन और भी उदास हुआ। आप मुझसे और भी जी भरकर जितना चाहे नाराज हो लीजिए, बुदबुदाते हुए वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अतीत में जब वो उनसे इस तरह बद्दुआओं का गिला करता था तो उसकी माँ मोहब्बत से कहती थी कि माँ की बद्दुआ पर भगवान मुस्कुराता है। माँ की बद्दुआ अपने बच्चों को कभी नहीं लगती, लेकिन आर्यन को तो लगता था कि उस पर झोली भर भर कर बद्दुआएं पड़ रही हैं। वो ताजा दम होकर बिस्तर पर लेटा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन 10 मिनट बाद नाकाम होकर उठ बैठा। बेजारी से टीवी का रिमोट उठाया और चैनल बदलते बदलते उसका हाथ एक खबरों के चैनल पर रुक गया। घर का माहौल काफी तनावपूर्ण था। सुबह से रानी भी गायब थी और सागर भी कल के हादसे के बाद कहीं नजर नहीं आ रहा था। तानिया के रोने चीखने में कमी आ गई थी। वो बस खामोशी से लेटी या बैठी रहती थी। ये बदलाव अच्छा था या बुरा मालूम नहीं। यशवर्धन जेल में था और अब घर वीरान हो चुका था। सुबह से वो कमरा भी खुला पड़ा था जो हमेशा बंद रहता था। अनन्या परेशानी से पूरे घर में चक्कर लगा रही थी। सुबह से शाम होने को आई थी। वो बेदिली से लॉन्च में बैठकर टीवी ऑन करती और खबरों का चैनल लगाती। दिन में ये 10वीं बार था जब वो टीवी देख रही थी कि यशवर्धन के बारे में कोई खबर आई या नहीं, और इस बार उसका इंतजार पूरा हुआ। हर चैनल की सुर्खियों पर यशवर्धन सिंघानिया का नाम था। बहुत बड़े बिजनेसमैन यशवर्धन सिंघानिया की कंपनी से भारी मात्रा में खतरनाक माल पकड़ा गया है। यशवर्धन सिंघानिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जनता में गम और गुस्सा है और जनता की मांग है कि इस बार इंसाफ होना चाहिए और यशवर्धन को रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। यशवर्धन सिंघानिया का हर इल्जाम से इनकार था। उनके वकील और मैनेजर का कहना था कि ये यशवर्धन के खिलाफ किसी की सोची समझी साजिश है। कुछ दिन पहले उनके करीबी साथी विनोद पर भी ऐसे ही इल्जाम लगे थे। बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा, लेकिन तब तक जमानत संभव नहीं। और भी कई खबरें चल रही थीं। अनन्या ने गहरी सांस लेकर टीवी बंद कर दिया और वहीं सोफे पर सिर टिकाकर बैठ गई। वो दरवाजे के बाहर हरे भरे लाउंज को देखने लगी। मौसम के तेवर बिगड़ रहे थे और उसके दिल के तेवर भी। रात का अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा था। घर में रोशनी बहुत कम थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर क्यों? वो अपने ही ख्यालों में अपने पापा के गले लगकर तड़प उठी। हौसला करो मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ। बाप का नरम एहसास और बातें ही काफ़ी होती हैं। ये सुनकर वो बिलख उठी। वो उसका सर सहला रहे थे। मैं कैसे सब्र करूं पापा? सालों की मेहनत के बाद मैं अपनी मंजिल से कुछ ही कदम दूर थी और अब सब खत्म हो गया। कहते कहते वो बुरी तरह से सिसक उठी। कई दिनों से खामोश थी। उसके साथ हुआ अचानक हादसा उसके लिए बहुत भयानक था। उसकी खामोशी से सब परेशान थे और आज अपने पापा का सहारा पाकर वो फूट फूट कर रो रही थी। अनन्या, मुझे अनन्या मत कहें। मुझे मेरे जीने का मकसद छीन लिया गया है। वो शिद्दत से रोते हुए बोल उठी और उसकी हालत देखकर उसके पापा भी रोने पर मजबूर हो गए। ऐसे नहीं कहते बच्चा, भगवान नाराज होता है। वो हमसे बेहतर लेता है तो उससे भी अच्छा हमें लौटाता है। वो उसे हौसला देने लगे। मुझे मेरे जीने का मकसद छीन लिया गया पापा। अब मैं एक अंधेरी दुनिया में हूँ, न रास्ते हैं न मंजिल। ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा? इससे तो अच्छा था कि मुझे मौत आ जाती। अनन्या, बाप ने सख्ती से टोका जब वो चेहरा हाथों में छुपा कर रो दी। आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बेमकसद हो गई है, पर वक्त गुजरने के बाद तुम्हें नए मकसद मिलेंगे। वो उसका सिर थपकते हुए उसे समझा रहे थे और वो चेहरा हाथों में छुपाए बेबसी से रोती चली गई। बाहर का अंधेरा जैसे जैसे बढ़ रहा था, उसके अंदर भी अंधेरा गहराता जा रहा था। खामोश आंसू आंखों से टूटकर गिरने लगे। जो शाम को बस हल्का अंधेरा लग रहा था, अब धीरे धीरे काली रात में बदल चुका था। अतीत के पन्ने खुलते गए, वक्त का एहसास नहीं रहा।
तुम्हारी आंखें तुम्हारे शब्दों का साथ नहीं देती। अचानक यशवर्धन की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। तुम्हें हक दिए नहीं गए, बल्कि सारे हक तुमसे छीन लिए गए हैं। उसकी तंज भरी आवाज ने अनन्या को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। क्या कैद कभी इतनी हसीन हो सकती है? वो तंज से हंसी। बहुत जल्द इस कैद का मतलब तुम्हें पता चलेगा यशवर्धन सिंघानिया। तुम्हारे जिस्म के साथ साथ तुम्हारी रूह भी मेरी पाबंद ना हो गई तो कहना। वो उंगली के किनारे पर अपना आंसू रखकर उसे नमकीन पानी की छोटी सी बूंद को देखती रही। मैं यकीन करना चाहती हूँ कि तुम यशवर्धन सिंघानिया के लिए नहीं टपके। उंगली से आंसू झटकते हुए वो नफरत से बोली। अपने पीछे आहट महसूस करके उसने पीछे देखा तो सागर अंदर आ रहा था। यश ठीक है? वो खड़ी होती हुई पूछ बैठी। सागर ने होठ खींच लिए और 3 कदमों में फासला तय करके उसके सामने आया। इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। जहां तक बात है यशवर्धन सर के दुश्मनों की, तो अभी उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो उनके खिलाफ कुछ कर सकें। वो आंखों में आंखें डालकर उसे ये यकीन दिलाने लगा कि वो उसके शक के घेरे में है। अनन्या की नजरें पल भर में खाली हो गई। वो उस पर शक नहीं कर रहा था, बल्कि यकीन से कह रहा था। अगर कोई ये समझता है कि वो यशवर्धन सिंघानिया का खेल खत्म कर सकता है, तो ये उसकी नादानी है। अगर वो अभी खामोश हैं तो जानबूझकर, वरना वो बेवकूफ़ नहीं। वो इंसानों को अच्छी तरह पहचानते हैं। उसने नादानी पर खास जोर देकर जताया था। अनन्या ने सिर हल्का सा हिलाया। उसके तंज के सारे तीर अनन्या की तरफ थे। बिल्कुल, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि यशवर्धन कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत नहीं करेगा। वो उसके तंज को मुश्किल से बर्दाश्त करते हुए मुस्कुराई। एक बेवकूफ़ी भरी हरकत कर चुका है। अनन्या की तरफ देखते हुए वो तंजिया हंसी हंसा। अनन्या का चेहरा इंसल्ट के एहसास से लाल पड़ गया। उसे रिहाई कब मिलेगी? सागर उसकी नज़र में इतनी अहमियत नहीं रखता था कि वो उसकी बातों को इतनी गंभीरता से लेती। इसलिए उसने सर झटककर अगला सवाल किया। बस कुछ दिनों में, ये कहकर वो वहां से पलट गया। अनन्या उसकी पीठ देखकर गुस्से से होंठ भींच गई। उसे पहले दिन से ही सागर की जात बहुत नागवार गुजरती थी। अगले दिन सुबह सौम्या डॉक्टर आर्यन के मैसेज पर अस्पताल पहुंची। आर्यन ने कहा था कि खुशखबरी है। ऊपर पहुंचकर बिना दरवाजा खटखटाए वो डॉक्टर आर्यन के ऑफिस में दाखिल हुई। डॉक्टर सुरभि, जो आर्यन के सामने बैठकर एक अहम केस डिस्कस कर रही थी, दरवाजा खुलने की आवाज़ पर पलट कर देखती हैं और उसी बदतमीज लड़की को यूं बिना इजाज़त कमरे में दाखिल होते देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। मिस सिंघानिया, अंदर आने से पहले इजाज़त लेते हैं। डॉक्टर सुरभि की नाराज़गी महसूस करते हुए आर्यन ने दांत पीसते हुए टोका। क्या मुझे ये बताने बुलाया है? सौम्या ने आईब्रो उठाकर बेपरवाही से कहा। आर्यन ने मुश्किल से सब्र का घूंट पिया और नज़रें उससे हटाकर डॉक्टर सुरभि को देखा। मैं थोड़ी देर में आपके ऑफिस में आता हूँ, वो माफ़ी मांगने वाले अंदाज में बोला। डॉक्टर सुरभि हाँ कह के उठी और एक नाराज नज़र सौम्या पर डालकर बाहर निकल गई। क्या ये तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सुरभि के जाते ही सौम्या उसी की कुर्सी पर बैठते हुए बेपरवाही से बोली। आर्यन पहले तो चौंका, फिर गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वो मेरी कलीग है और उसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं। उसने गुस्से से सफाई दी। तो मुझे क्यों सफाई दे रहे हो? मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करने वाली। वो लापरवाही से कंधे उचकाकर बोली। आर्यन उसे घूरता रहा। चाय या कॉफ़ी? उसे बर्दाश्त करते हुए वो पूछ गया। वैसे भी अब उससे कोई रिश्ता नहीं रहना था। अगर तुम मुझे डिनर भी दोगे तब भी मेरी नज़र में एकदम बेकार और बदतमीज ही रहोगे। तो ज़्यादा दरिया दिल मत बनो और जो बात करनी है वो बताओ। आर्यन के इस कदर नरम रवैये पर सौम्या का दिमाग घूम गया। तुम्हें देखकर एहसास होता है कि इज्जत हर किसी को देने की चीज़ नहीं, वो गुस्से से ठंडे शब्दों में बोला। हाँ, तभी तो मैं तुम्हें नहीं देती। वो मुस्कुराकर कंधे उचका गई। आर्यन ने हाथ की मुट्ठी दोनों होंठों पर रखी और खुद को कोई गलत बात कहने से रोक लिया। वो मामला बिगाड़ना नहीं चाहता था। फिर एकदम से मुस्कुराया। अभी तो इस भाई की बिगड़ी हुई बहन को आसमान से ज़मीन पर भी गिराना था। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और तुम मुझसे, पर जैसा तुम जानती हो तुम्हारा भाई तो हाथ धोकर बल्कि पूरा नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। सौम्या को जलाने के लिए खासकर आखिरी बात बोली। देखो, अगर मेरा भाई ज़बरदस्ती तुम्हारे पीछे पड़ा है तो तुम उसे मना कर दो। मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात मान लेगा। सौम्या ने पते की बात बताई। क्या ये तुम्हारे लिए कोई खुशखबरी है? आर्यन ने दांत पीसते हुए पूछा। दिल तो कर रहा था आर्यन के मुंह पर हाथ दे मारे। अगर भाई मेरी बात मानते तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने सर नहीं फोड़ रही होती। लगता है तुम पागल हो गए हो। हाँ, शायद हो गया हूँ।
तभी मैंने फैसला किया क्यों क्यों ना तुम्हारे भाई की बात मान ली जाए। अच्छा है, एक पागल से शादी करके उसे सहारा देने का मुझे पुण्य भी मिल जाएगा। देखो, उंगली दिखाते धमकी देते वो रुक गई। मैं कहती हूँ तुम यश भाई को मना कर दो। सौम्या ने फिर से अपनी बात को काफी हद तक नरम अंदाज में रखा। तुम्हें क्या लगा मैं एक पढ़ा लिखा समझदार सभ्य संस्कारी डॉक्टर तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ? अरे मैडम, तुम्हारे भाई ने मेरे सामने बंदूक रखकर मुझसे हाँ कहलवाई है। चबा चबा कर कहते हुए उसका बस न चला कि दोनों बहन भाइयों को पागल खाने में भर्ती करवा दे। और मैडम की खुशफहमी तो देखो। तो कैसे मर्द हो तुम भला? कोई इतना बुजदिल कैसे हो सकता है? हद हो गई। मर्द बनो मर्द, मना करो इस रिश्ते से। वो गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए नीची आवाज में गुर्राई। मर्द अपने भाई को बोलो मर्द बने और बंदूक हटाकर पूछे तो मैं उसे बताऊंगा कि उसकी बहन से मैं शादी नहीं करूंगा। मैं क्या, बल्कि कोई भी बेवकूफ उससे शादी न करे। आर्यन उसकी मर्दानगी की बात पर गुस्से से खौल उठा था। सौम्या जो कुछ कहने वाली थी उसे गुस्से से घूरने लगी कि मोबाइल जीन्स की जेब में रखते हुए खड़ी हुई। शादी मुबारक हो, गुस्से से मगर एक शातिराना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर इस वक्त तो वो यशवर्धन सिंघानिया का दूसरा रूप लग रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, वो खबर तो सुनते जाओ। उसे उठते देखकर आर्यन ने उसे रोका। क्या है? उसने कटु शब्दों में पूछा। परेशान होने की जरूरत नहीं, अब हमारी शादी नहीं होगी, मुस्कुराते हुए कहा। सौम्या ने उसे शक भरी नजरों से देखा। सच कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा रिश्ता कराने वाला तो जेल जा चुका है। मुस्कुराते हुए आर्यन ने सौम्या के कान पर जैसे बम फोड़ा। क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो? वो सुन्न होते दिमाग के साथ गुर्राई। न्यूज़ नहीं देखी क्या? भोलेपन से पूछा। सौम्या उसके सवाल का जवाब दिए बिना उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। आर्यन उसकी हालत से मजा लेते हुए हंसा। अच्छा, कुछ वक्त में मेरी शादी भी हो जाएगी। तुम्हारा भाई तो आ नहीं सकेगा बेचारा, तो तुम मेरी शादी में जरूर आना। उसके बाहर निकलने से पहले आर्यन ने उसे आवाज लगाई तो वो गुस्से से पीछे पलटी। आर्यन दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा, लेकिन अगले ही पल तेजी से नीचे झुका था क्योंकि सौम्या का फेंका गया कमरे के कोने में मौजूद कचरे का डिब्बा उसके सर के ऊपर से गुजर गया। डिब्बा खाली नहीं था, लेकिन अंदर मौजूद खराब कागज उस पर जरूर गिरे थे। जाहिल, नफरत से कहते हुए वो खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़ने लगा। वो आंसू रोकते सिंघानिया हाउस पहुंची थी। घर में कदम रखते ही उसे फोन कान से लगाए टहलता सागर नजर आया। वो किसी से बात कर रहा था, चेहरे पर परेशानी थी। सौम्या ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। सागर भाई, यश भाई कहाँ हैं? उसके पुकारने पर सागर के चलते कदम और जुबान दोनों रुके। वो सौम्या को देखते ही फोन काट गया। एक जरूरी मीटिंग के लिए देश के बाहर हैं, सागर ने नजरें चुराकर कहा। झूठ, वो गुस्से से चिल्लाई। उसके चिल्लाने पर रानी और अनन्या दोनों बाहर आई। मैं सच कह रहा हूँ, देश के बाहर हैं, एक बहुत जरूरी मीटिंग। वो जेल में है। वो सख्ती से दांत पीसते हुए उसकी बात काट गई। सागर खामोश हो गया। वो पूछ नहीं रही थी, बता रही थी। सागर की नजरें चुराने से उसकी रुके गए आंसू गाल पर आ गए। सौम्या, सागर ने उसे पुकारा और समझाना चाहा, लेकिन वो बिना रुके तेजी से अंदर सीढ़ियां चढ़ गई। रानी और अनन्या ने भी उसे पुकारा, लेकिन वो बिना रुके यशवर्धन के कमरे में जाकर बंद हो गई। सागर ने कॉल लगाई और फोन वापस कान से लगाया। माथा मसलते पूछा। 2-3 दिन लगेंगे, आगे से जवाब आया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? आज रात तक हो जाना चाहिए, सागर गुस्से से बोला। वक्त लगेगा सागर, इस बार एसपी इस केस में खुद शामिल हुआ है। सबूत मिटाना आसान नहीं। कुछ वक्त दो, मैं एसपी को रिश्वत देकर मनाऊंगा। कोई ना कोई हल निकल आएगा, तुम बेफिक्र रहो। यशवर्धन सिंघानिया यहाँ बीबीआईपी में है, अनिल ने समझाने के अंदाज में कहा। तुम सर से मिले हो? सागर ने सवाल किया। मीडिया में बात फैलने की वजह से बहुत सख्ती है। यशवर्धन सिंघानिया से सिर्फ एसपी और डीएसपी की मुलाकात हुई है, लेकिन डीएसपी ने बताया कि वो बीबीआईपी में है। अनिल ने फिर उसे विश्वास दिलाया। और वो करोड़ों का माल और फैक्ट्री का क्या हुआ, उसे फिलहाल भूल जाओ। अगर यशवर्धन को बेकसूर भी साबित किया जाता है तब भी माल वापस नहीं मिलेगा, और जब तक वो पूरी तरह बेगुनाह साबित नहीं हो जाता फैक्ट्री भी सील रहेगी। तो बस इस वक्त इन सब चीज़ों की फिक्र छोड़ दो। इस वक्त तो सिर्फ यशवर्धन सिंघानिया की रिहाई की दुआ करो। और बस, अनिल ने कहते ही फोन काट दिया। सागर थके हुए दिमाग से वापस कमरे में आया। पूरी रात उसने जागकर फोन पर बातें करते गुजारी थी। आंखों में नींद की
कमीज से लाल डोरे पड़ गए थे, लेकिन टेंशन से नींद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। वो अंदर आया तो अनन्या अकेली लॉन्ज में बैठी फर्श को घूर रही थी। वो उसे नजरअंदाज करते अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, पर कदम तानिया के कमरे की ओर मुड़ गए। कमरे में दाखिल हुआ तो नजर बिस्तर पर पड़ी। तानिया बिस्तर के सिरहाने से टेक लगाए खामोश बैठी थी। वो धीरे से कदम उठाता तानिया के बिस्तर के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। कैसी तबीयत है, धीरे से पूछा, लेकिन वो खामोश रही। क्या मरने के बाद सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं? कुछ देर के बाद उसे खामोशी से देखने के बाद सागर ने पूछा। वो नजरें उठाकर खाली खाली नजरों से सागर को देखने लगी। मरने के बाद तो सब शुरू होता है, और जब नसीब में नरक लेकर मर जाए तो फिर सुकून की उम्मीद कैसी? मरना बेवकूफ़ी है, वो अफसोस से बोला। तानिया खामोशी से नजरें झुका गई। जब बात इज्जत पर आए तो बचाव में जान जाना जायज है, तो फिर उसकी जान लेना क्यों नहीं जो इज्जत लूट रहा हो। अपनी जान लेने से सिर्फ तुम बचोगी, और उसकी जान लेने से तुम्हारी जैसी कई। वो उसे पत्थर जैसे वजूद के साथ बहुत गौर से देखते उसके मुंह से निकला एक एक शब्द सुन रही थी। साथ ही उसे अपने दिलो दिमाग पर महसूस भी कर रही थी। जब आखिरी रास्ता मौत ही है तो क्यों ना बाजी खेली जाए। मरने से पहले सामने वाले को मारने की एक कोशिश क्यों ना की जाए। उसकी बातें तानिया के वजूद में हिलने तक की हिम्मत खींच गई थीं। ये बातें उसने क्यों नहीं सोची थीं? जितनी अपने मरने की दुआएं करती हो, उतनी ही सामने वाले को मारने की कोशिश क्यों नहीं की। तुम तो चली जाओगी, लेकिन दरिंदे तो ऐसे ही घूमते रहेंगे आज़ाद। आज तुम निशाना बनी हो, कल कोई और बनेगी। यकीन करो, सबसे मुश्किल काम अपनी जान लेना है। जब उसकी कोशिश की जा सकती है तो किसी और की लेने की क्यों नहीं। गन से निकलता गरम शोला अगर तुम्हारे यहाँ पर लगे। माथे पर उंगली रखी। तभी तो मर नहीं सकती। अगर तुम्हारी मौत ना हो तो फिर डर किस बात का? और अब मरने का क्या फ़ायदा? तुम्हारे मर जाने का वही डर जिसके कारण तुम रो दी गई, वो तुमसे ज़िंदगी छीन गया। अब ये मरना तुम्हारे लिए और भी नासूर बन जाएगा। या तो मार दो या मर जाओ, वाला हिसाब है। अगर इस पर तुम्हारी जैसी हर लड़की अमल करे तो लड़कियों की खुदकुशी की खबरों की जगह हर अखबार में ये खबर छपे कि फला इंसान एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश में पत्थर से सिर कुचलने के कारण मरा पाया गया। ये मुट्ठी देख रही हो? उसने मुट्ठी बनाते हुए तानिया के सामने लहराई। ये मुट्ठी अगर इस जगह पर लगती है जहां इंसान को अगली सांस की मोहलत नहीं मिलती। उसने गले में उभरी हड्डी पर उंगली रखी थी। तानिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। बस बात है हिम्मत और हौसले की। मैं मानता हूँ औरत ताकत में मर्द के मुकाबले कमज़ोर है, पर जब वो अपनी जान लेने का कदम उठा सकती है, जो सबसे मुश्किल है, तो फिर वो कमज़ोर कैसे? ये बात पूरी करके वो रुका था। तानिया की आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने कोशिश की थी, वो कांपते हुए होठों से बोली। सागर खामोश रहा। वो बात कर रही थी। उसने रानी और अनन्या दोनों से बात नहीं की थी, पर वो सागर से बात कर रही थी। मैंने उस वक्त खुद को बचाने की कोशिश की थी, पर आंसू उसके होंठ पर ठहर गया। वो होंठ दांतों में दबा गई। जब बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था तो फिर क्या करती? मौत इस दर्दनाक जिंदगी से छुटकारे का बेहतरीन रास्ता थी। वो नफरत से बोली, मौत छुटकारे का रास्ता नहीं है, ये आखिरी रास्ता है। जिंदगी में तुम्हें बहुत से रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन मौत के बाद कोई रास्ता नहीं होता, और इस जिंदगी में भी मौत कोई रास्ता नहीं है। वो नरमी से बोला, रास्ते तलाश करो, मौत से पहले भी बहुत रास्ते मिलेंगे। तुम कमज़ोर नहीं हो। वो यकीन से कहता उसे देखने लगा, जो उसे ही देख रही थी। फिर नज़र झुकाकर आंखें बंद करके लेट गई। सागर कुछ देर उसकी बंद आंखों को देखता रहा। फिर शायद वो कुछ बोले, लेकिन वो खामोशी चाहती थी। उसकी तबीयत समझते वो गहरी सांस लेते एक आखिरी नज़र उस पर डालकर कमरे से निकल गया। यशवर्धन को जेल गए 4 दिन हो चुके थे। सौम्या यशवर्धन सिंघानिया हाउस में ही रह रही थी। सागर घर में कम ही रहता था। वजह यशवर्धन सिंघानिया का केस था। रानी भी ज़्यादातर घर पर नहीं होती थी। सौम्या कई बार यशवर्धन से मिलने की जिद कर चुकी थी, पर यशवर्धन की तरफ से सख्ती से मना था। अनन्या सारा दिन घर में अकेली रहती थी। नौकर अपने काम कर रहे थे। घर की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। सागर ने सौम्या को तसल्ली दी थी कि यशवर्धन ने कुछ दिनों में आ जाएगा। सौम्या ज़्यादातर वक्त अनन्या और तानिया के साथ होती थी। वो दोनों मिलकर उसका ब्रेन वॉश करती थीं, जिससे ये फ़र्क आया था
कि सागर के बाद वो उन दोनों की बात का जवाब भी देने लगी थी। सौम्या पर भी यशवर्धन की तरफ से पाबंदी लग चुकी थी। उसके वापस आने तक उसे घर से बाहर निकलने से सख्ती से मना कर दिया गया था। डॉक्टर आर्यन का रिश्ता वापस उसी लड़की से तय हो चुका था जिससे पहले उसने इनकार किया था, और 1 हफ्ते बाद शादी की तारीख भी तय कर दी गई थी। वो इस शादी से खुश तो नहीं था, लेकिन सौम्या और यशवर्धन सिंघानिया से पीछा छूट जाने पर बहुत सुकून में था। उम्मीद के अनुसार अनन्या अकेले नाश्ता करने बैठी थी। सौम्या ने खाने से इनकार कर दिया था और वो कमरे से बाहर नहीं आई थी। तानिया भी खामोश थी। सागर और रानी रोज की तरह गायब थे। अनन्या अकेली लॉन्ज में बैठी दरवाजे की ओर देख रही थी। जब पोर्च में गाड़ियों के रुकने की आवाज आई, वो नज़रअंदाज किए वैसे ही बैठी रही। जानती थी सागर होगा। नजरें वैसे ही ठहरी थीं जब दरवाजे पर 2 जूतों में कैद पैर दिखे, और जैसे ही नजर ऊपर उठी वो सीधी होकर बैठ गई। सफ़ेद शर्ट, काली पैंट, हल्की बड़ी हुई दाढ़ी, बाल पीछे की ओर बंधे हुए थे जिनमें से कुछ लटें चेहरे पर गिर रही थीं। थका हुआ चेहरा और चेहरे पर छाई सख्ती। उसकी नज़रें अनन्या पर ही थीं, लेकिन नज़रों में सख्ती नहीं थी। वो उससे पूरे 12 दिन बाद देख रही थी। यशवर्धन सिंघानिया 12 दिन के बाद रिहा हुआ था। अनन्या ने उसे नजरें हटाकर पीछे देखा तो सागर और रानी खड़े थे। वो खामोशी से वापस बैठ गई बिना कुछ कहे। कहने को कुछ था भी तो नहीं। यशवर्धन भी खामोशी से सोफे पर बैठ गया। दोनों हाथ सोफे पर फैलाए, सिर पीछे टिकाया, आंखें बंद कर लीं। रानी भी अनन्या से कुछ फासले पर बैठ गई। सागर वैसे ही खड़ा रहा। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके वापस आने पर खुशी से जश्न नहीं मनाया जा रहा था। अनन्या ने पहले बदलते उसकी बंद आंखों को देखा। पल गुजरते गए, किसी ने बात की पहल नहीं की। अब अनन्या को उलझन होने लगी। कुछ पल और गुजरे जब दरवाजा खुलने की आवाज पर यशवर्धन ने आंखें खोली। उसके साथ ही सबने दरवाजे की ओर देखा, जहां दरवाजा खोलकर तानिया खड़ी थी और उसकी नजरें सागर पर थीं। इस बार उसने अंदर से दरवाजा बंद नहीं किया। धीरे से कमरे से निकलकर सोफे के पीछे रुक गई। अब उसकी नजरें यशवर्धन पर थीं। वो पहचानती थी इस इंसान को। ये वही आदमी था जिसने मनोहर को मारा था। मैं आपके लिए काम करना चाहती हूँ, तानिया ने यशवर्धन को देखते हुए कहा। न आवाज कांपी थी, न अंदाज। वो इतने दिनों से खामोश थी, शायद इसी फैसले पर पहुंची थी। यशवर्धन ने उसे बैठने का इशारा किया। क्या काम करोगी मेरे साथ? उसने संजीदगी से पूछा, जबकि अनन्या हैरत से उस लड़की को देख रही थी जो उम्र में बस 19-20 साल की थी। कल तक वो इतनी खामोश थी जैसे उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, और अब वो यशवर्धन के लिए काम करना चाहती थी जो ये सब करते हैं। वो सागर की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम जानती हो कि मैं क्या काम करता हूँ? यशवर्धन ने उसे गौर से देखते हुए पूछा तो उसने तुरंत नामे सिर हिला दिया। नहीं जानती, बस इतना मालूम है कि गलत काम करते हैं। उसकी बात पर अनन्या ने पहलू बदला। फिर भी साथ काम करना चाहती हो? उसने नजरें झुकाए हाँ में सर हिलाया। ये जानते हुए भी कि मैं गलत काम करता हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ये काम करना चाहती हो, बुराई का साथ देने की बजाय? यशवर्धन ने छोटा सा सवाल किया। अच्छाई निगल जाती है, वो भी बहुत छोटा सा बोली। उसका अंदाज बेपरवाह था, जैसे वो अपने फैसले पर डट चुकी हो। ऐसा नहीं है। अनन्या से सब्र न हुआ तो वो उसे टोक गई। सबने उसे चौंक कर देखा था, क्योंकि उसके चेहरे पर बेचैनी छाई हुई थी। ऐसा ही है, अच्छे लोगों को मसल दिया जाता है, अच्छाई को बुराई निगल जाती है, वो कड़वाहट से बोली। तो अनन्या होंठ भींच गई। मेरे पापा ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, इसीलिए आज मैं ऐसी हूँ। अगर मेरे पापा यशवर्धन सिंघानिया जैसे होते तो मैं यहाँ तक कभी न पहुँचती। वो नफरत और बदगुमानी से भरी हुई थी। अनन्या खामोश हो गई। रानी और सागर, इसकी ट्रेनिंग शुरू करो, आज से ये हमारी टीम का हिस्सा है। यशवर्धन फैसला सुनाते हुए खड़ा हो गया। बदले में मुझे वो दोनों चाहिए। उसके कहते ही यशवर्धन ने सवालिया नजरों से उसे देखा जो तहखाने में मौजूद हैं। उसके बाद समझते ही यशवर्धन ने हाँ में सर हिलाया। सागर, वो दोनों इसके हवाले कर दो। ये बोलकर वो वहां रुका नहीं था और अपने कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही उसने अपने बिस्तर पर सौम्या को सोया हुआ पाया। फिर गहरी सांस लेते हुए स्टडी रूम में चला गया। अब जल्द से जल्द उसे सौम्या की जिम्मेदारी से निपटना था, और इसके लिए उसे क्या करना था वो अच्छे से जानता था। उसने अपना सारा प्लान सागर को समझा दिया था। सागर, तुम्हारा काम है उस डॉक्टर को लेकर आना, तब तक मैं सौम्या को समझाने की कोशिश करता हूँ।
ये कहकर उसके कदम सौम्या के कमरे की तरफ बढ़े थे और सागर स्टडी रूम से बाहर निकल गया था। सागर, सारे दस्तावेज तैयार है ना? यशवर्धन ने पूछा। जी सर, सब तैयार है, सागर बोला। और डॉक्टर के बारे में? कॉफी का कप होंठों से लगाते हुए यशवर्धन ने पूछा। उस डॉक्टर का पासपोर्ट बनने में अभी 1 दिन का समय है, सागर ने कहा। यशवर्धन ने उसे गुस्से से घूरा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ सागर, जब मैं तुमसे कुछ पूछूं और तुम्हारा जवाब मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा हो। यशवर्धन बदमजा हो गया था। सागर ने भी हल्का सा स्माइल दिया था। जब वो कमरे में आया तो सौम्या उसके गले लगकर बहुत रोई थी। वो भी भीगी आंखों से उसे तसल्ली दे रहा था। उसके बाद उसने काफी देर तक सौम्या के साथ उसे समझाने में गुजारी, फिर उसे आराम करने का कहकर अपने एक जरूरी काम के लिए नीचे आ गया। उसने जेल में अपने सारे टाइम के बीच सौम्या और सागर के न्यूयॉर्क जाने के कागजात तैयार करवा दिए थे। आर्यन का पासपोर्ट और जरूरी चीजें 4 दिन पहले ही सागर ने आर्यन की नौकरानी के जरिए उसके घर से मंगवाई थी। पुलिस को उनका हिस्सा दे दिया? यशवर्धन ने एक और सवाल किया। जी, कर दिया है, सागर ने हाँ में सर हिलाया। एसपी को 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी, जिससे सिर्फ यशवर्धन के खिलाफ सबूत मिटाए गए थे। यशवर्धन ने अपने मैनेजर को देश से बाहर भेजकर ये साबित किया था कि ये सब उसके मैनेजर की तरफ से हुआ है। वो मनोहर देसाई मैनेजर के साथ मिला हुआ था, जो अब तक गायब था। जनता ने इस बात पर भरोसा तो नहीं किया था, लेकिन न्यूज चैनलों ने अपने हिस्से की रिश्वत लेकर जितनी बुराई की थी उतनी ही सफाई पेश करने की कोशिश की थी। हकीकत सब जानते थे, इसके बावजूद वो रिहा हो चुका था। और ऐसा क्यों ना होता? देश के कानून का हाल यही था। जनता सिर्फ पुलिस और यशवर्धन सिंघानिया को गाली देकर और कोसकर खामोश हो चुकी थी। इस सब के बावजूद यशवर्धन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसमें उसने कम से कम 80 करोड़ का घाटा सहा था। उसकी जड़ें कमजोर पड़ गई थीं। जिस फैक्ट्री पर मोहर लगी थी वो उसकी दूसरी बड़ी कंपनी थी। इसके अलावा बस एक फैक्ट्री थी जो प्रताप सिंघानिया साहब की बनाई हुई थी, जिस पर वो ये काम नहीं करता था। वो बिल्कुल वैसे ही रखी थी जैसे उसके बाप ने रखी थी, लेकिन उसकी नाजायज कमाई उस पर जरूर लगी थी। अब उसके पास कारोबार के लिए सिर्फ छोटे मोटे कारखाने बचे थे जो उसके नाम पर चल रहे थे, और तो और जो माल था वो भी पुलिस से वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो रात 9 बजे कमरे से बाहर निकला था। बहुत मुश्किल से खुद को सच बताने के लिए तैयार करके बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने अपनी माँ को फलों की टोकरियां रखवाते देखा। आर्यन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जब से आए हो कमरे में बंद हो। वो अपने सारे काम छोड़कर परेशानी से उसके पास आई थी। उसका हाथ थामा जो बहुत ठंडा हो रहा था। छोड़ें, चले पहले खाना खा लें, मुझे जरूरी बात करनी है। आर्यन ने बेबसी से होंठ भींचते हुए उन्हें रोका। क्या हुआ? वो परेशानी से उसे देखने लगी। मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी। वो उनका हाथ थामकर बेचैनी से बोला। सब ठीक तो है आर्यन? आर्यन का बदला हुआ अंदाज उन्हें परेशान कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, आर्यन ने धीमी आवाज में सिर हिलाया। आर्यन, मामला क्या है, जल्दी बताओ। वो बुरी तरह घबरा गई। मम्मा, मेरे बस में कुछ नहीं था। जो कुछ हुआ जबरदस्ती हुआ, इसमें मेरी मर्जी बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। वो भीगे शब्दों में बोला। आर्यन, हुआ क्या है? कैसी रजामंदी की बातें कर रहे हो? उनका दिल जोर से धड़कने लगा। यशवर्धन सिंघानिया की बहन से मेरी शादी हो गई है। वो नजरें झुकाए आंखें बंद करते हुए जैसे अपना जुर्म कबूल करने लगा। अगले ही पल उसके गाल पर तेज जलन महसूस हुई। माँ के थप्पड़ पर वो रुख फेरकर आंखें खोलकर उन्हें देखने लगा। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और कई आंसू टूटकर गाल पर गिर चुके थे। क्या उन्हें उस पर इतना भी भरोसा नहीं था? उसने अब तक ऐसा कौन सा काम किया था कि उसका वजूद उनकी नज़रों में इतना शक से भर गया था? आप मेरा यकीन करें, मेरा इसमें कोई बकवास बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। आर्यन का कहते शब्द अचानक रुक गए। वो गुस्से से चिल्लाई थीं। पीछे खड़े नौकर तेजी से बाहर निकल गए। तुम इतने नाफरमान कैसे हो गए आर्यन? इस तरह मुझे रुस्वा करोगे? एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। ममा, खबरदार जो मुझे माँ कहा, मैं मर गई तुम्हारे लिए। वो गुस्से से चिल्लाई। आर्यन खामोश हो गया। निकलो मेरे घर से फौरन, वो गुस्से से बोली। मम्मा, आर्यन ने तकलीफ से उन्हें देखा। मुझे तुम्हारे जैसी खुदगर्ज और नाफरमान औलाद नहीं चाहिए। निकलो मेरे घर से। मेरे भगवान के बाद मेरे पति ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं। वो नफरत और गुस्से से बोली। माँ, एक बार मेरी बात तो पूरी सुन ले। आर्यन की आवाज़ तेज हुई। मैंने कहा ना, मेरे घर से निकल जाओ, दोबारा तुम्हारा कदम यहाँ ना पड़े।
मैं तुम्हारी शक्ल देखने की रवादार नहीं, और न मेरी बाकी जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा है, समझे? यहाँ से चले जाओ, गुस्से से कहकर वो अपना रुख मोड़ गई। वो घर से निकला, चौकीदार से गाड़ी की चाबी ली और चला गया। खामोश सड़कों पर गाड़ी दौड़ रही थी और साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। उसने गाड़ी किसी अनजान सड़क के किनारे लगा दी। रात के 10:30 बज रहे थे। वो स्टीयरिंग व्हील पर सर टिकाए आंखें बंद किए बैठ गया। कुछ पलों के बाद जेब में रखा मोबाइल बजा। उसने फ़ोन बजने दिया। 2 बार बजकर बंद हुआ और जब तीसरी बार बजा तो उसने फ़ोन निकाला। नंबर अनजान था। उसकी मुट्ठी गुस्से से भींच गई। ये अनजान नंबर यकीनन यशवर्धन सिंघानिया का ही होगा। बोलो, कौन हो? झुंझलाकर फ़ोन उठाते हुए गुस्से से कहा। हेलो, डॉक्टर आर्यन से बात हो रही है? दूसरी तरफ से धीमी सी आवाज़ आई। जी, मैं ही बोल रहा हूँ, उसने थके हुए स्वर में कहा। प्लीज़ मेरी बात पूरी सुनिएगा और मुझे गलत मत समझिएगा। देखिए, मैंने बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन पूरा किया है और पापा के कहने पर मैं फ़ौज में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उनकी शर्त थी कि पहले मैं ग्रेजुएट करूं, उसके बाद फ़ौज ज्वाइन करूं। लेकिन जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, उन्होंने आपसे रिश्ता पक्का कर दिया। वो कुछ पल के लिए रुकी, फिर भोलेपन से बोली, 1 हफ्ते पहले जब आपके रिश्ते से इनकार हुआ था तो वो मेरी जिद पर राजी हो गए थे, लेकिन अचानक आपकी माँ ने शादी का पैगाम दोबारा भेजा और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। उसने अपने फ़ोन करने का मकसद आर्यन को बताया। कुछ पल की खामोशी के बाद आर्यन बोला, यानी आप इस रिश्ते से इनकार करना चाहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो जल्दी से बोली। मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती। आप शादी की जगह मंगनी कर लें और शादी बाद में, जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाए। आर्यन ने अचानक फ़ोन काट दिया, साथ ही दोनों हाथ जोड़कर जैसे भगवान का शुक्र किया। उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर चुका था। अब उसे यकीन था कि वो ये बात समझाकर बड़ी आसानी से अपनी माँ को मना लेगा। थैंक गॉड। बुदबुदाते हुए उसने गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ दी। कुछ ही देर में उसका दिमाग काफ़ी हद तक शांत हो चुका था। उसने घर की नौकरानी के नंबर पर फ़ोन करके माँ की तबीयत पूछी। उनकी खैर खबर लेने के बाद वो अस्पताल से निकला। मोबाइल चेक किया तो कल रात वाले नंबर से एक मिस कॉल थी। उसने नज़रअंदाज किया और गाड़ी में जा बैठा। घर पहुंचा तो चौकीदार सामने खड़ा था। माफ़ी चाहता हूं साहब, लेकिन मालकिन ने सख्ती से मना किया है कि आपको अंदर ना आने दूं। चौकीदार की बात सुनते ही आर्यन का दिमाग जैसे फट पड़ा। क्या उसकी माँ ऐसा कर सकती थी? उसने तो सोचा भी नहीं था। रास्ते से हटो, वो गुस्से से गरजा। चौकीदार घबराया। हटो, वरना अपनी नौकरी से खुद को फ्री समझो। चौकीदार ने सिर झुकाया और एक तरफ हट गया। आर्यन गुस्से से घर में दाखिल हुआ। उसकी माँ लॉन्च में ही बैठी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए? आर्यन की शक्ल देखते ही उन्होंने गुस्से से पूछा। उनकी आंखों से साफ महसूस हो रहा था कि वो रोई हैं। मामा, एक बार मेरी बात तो सुन ले। आर्यन उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बेबसी से बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना आर्यन। अगर तुम्हारी जैसी ही औलाद होनी थी तो काश होती ही नहीं। कितना रुस्वा किया है तुमने मुझे। वो रोते हुए नफरत से बोली। मामा, मुझसे गलती हुई, मैं मानता हूँ, लेकिन आप रुस्वा नहीं होंगी। वो लड़की तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती। कल रात उसका फ़ोन आया था। वो अचानक खुश होते हुए बताने लगा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त पड़ गया जब फिर से एक थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। तुम कितने पत्थर दिल हो, अपना जुर्म उस मासूम पर डाल रहे हो, उसे बदनाम कर रहे हो। वो गुस्से से चीख उठी। आर्यन बेबसी से उन्हें देखता रहा। फ़ोन किया था मैंने शादी ख़त्म करने के लिए। कितना रोई है वो बच्ची इस इनकार पर, तुम्हें अंदाज़ा भी है? शादी से एक दिन पहले इनकार लड़की के लिए कितना बड़ा सदमा होता है, तुम जैसे लोग नहीं समझ सकते। वो गुस्से से कहती हुई अपनी जगह से खड़ी हो गई। इस वक्त वो आर्यन पर बहुत ज़्यादा बदगुमान थी। मामा, आपको मुझ पर यकीन नहीं? आप मेरी कॉल लिस्ट देख लें। कल रात उसने मुझे फ़ोन किया था। वो गुस्से को काबू करते हुए धीमे शब्दों में बोला, आर्यन, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तुमने अपनी मनमानी की है। मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत खुद करो, लेकिन इसमें मेरी खुशी और मेरा आशीर्वाद बिल्कुल शामिल नहीं होगा। वो गुस्से से कहती हुई अपने कमरे में चली गई। और हाँ, अपना सामान ले जाना। मैं तुम्हें या तुम्हारी बीवी के वजूद को एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। वापस बाहर निकलकर कहते हुए उन्होंने दोबारा से दरवाज़ा जोर से बंद किया था। आर्यन सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया।
भगवान करे तुम तबाह हो जाओ यशवर्धन सिंघानिया। वो गुस्से की शिद्दत से बड़बड़ाया। तुम्हें भी देख लूंगा सौम्या। टेबल को लात मारते वो बिना कोई सामान लिए बाहर निकल गया। इस बार वो अस्पताल जाने से पहले एक होटल गया था। वहां उसने 1 हफ्ते के लिए कमरा बुक किया। अब जब तक माँ नहीं मानती वो अस्पताल में तो नहीं रह सकता था। अगले 2 दिन आर्यन के लिए बहुत तकलीफ भरे गुजरे। होटल से अस्पताल, अस्पताल से घर, फिर माँ को मनाने की नाकाम कोशिशें, और फिर उनकी नफरत और गुस्सा बर्दाश्त करते वापस होटल आना। इन्हीं सब में वो बिजी रहा। एक मरीज का चेकअप करके वो अपना कंधा दबाता हुआ अपने ऑफिस में दाखिल हुआ तो कमरे में पहले से ही 2 लोग मौजूद थे। उनकी पीठ देखते ही वो समझ गया था कि वो यशवर्धन और उसके साथ उसका आदमी सागर है। आर्यन ने गुस्से से होंठ भींचे और माथे पर बल डालकर उन दोनों को देखने लगा। यशवर्धन आर्यन के तेवर देखकर थोड़ा परेशान हुआ। आपकी यहाँ मौजूदगी का मतलब? उसने ठंडे लहजे में पूछा। तभी सागर ने कुछ जरूरी कागजात उसके सामने रखे। आर्यन चौंक कर देखता रह गया। उसने फौरन कागजात खोले, फिर पासपोर्ट, और अगले ही पल गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा लाल पड़ गया। ये सब कहाँ से चुराए? आर्यन ने मेज पर हाथ मारते हुए पूछा। मैं चोरी जैसे छोटे काम नहीं करता। ये तुम्हारे घर के ही किसी नौकर ने लाकर दिए हैं, यशवर्धन ने अफसोस के अंदाज में कहा। अपने सिवा किसी पर इतना अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो सिर्फ कागजात हैं। अगर मैं कुछ और कहता तो वो भी कर देते। खैर, ये तुम्हारा वीजा और बाकी सफ़र के कागजात हैं। तुम और सौम्या परसों न्यूयॉर्क जा रहे हो और वहीं रहोगे। तुम्हें अपनी स्पेशलाइजेशन भी वहीं से करनी पड़ेगी, यशवर्धन ने बिल्कुल आम से अंदाज में उसे समझाया। आप कौन होते हैं मुझे ये सब बताने वाले? ये मेरी जिंदगी है। मेरा जहाँ जाने को दिल चाहेगा मैं वहीं जाऊँगा, और जब चाहेगा तब जाऊँगा, आर्यन ने गुस्से से कहा। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तो मैं कर चुका हूँ। ये सब तो बहुत छोटे लेकिन ज़रूरी हैं, क्योंकि इन सबसे मेरी बहन का फ्यूचर जुड़ा है, यशवर्धन ने एहसास दिलाया। वो तो आपने ज़बरदस्ती जोड़ा है, आर्यन ने लठमार अंदाज में कहा। तो फिर ये सब ज़बरदस्ती ही समझ लो, यशवर्धन ने कंधे उचकाए। आप में जरा भी शर्म या इंसानियत है? आपने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी और अब भी अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरी माँ मुझसे नाराज़ हैं। मैं उन्हें छोड़कर किसी सूरत नहीं जा सकता, आर्यन ने फैसला सुना दिया। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी माँ नहीं मानेंगी। वो सख्त मिजाज औरत हैं, लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लो तो न वो सिर्फ तुमसे राजी होंगी बल्कि अगली फ्लाइट से न्यूयॉर्क तुम्हारे पास भी आ जाएंगी, यशवर्धन ने यकीन से कहा। यह कैसे होगा? ये मेरा प्रॉब्लम है। वो तुमसे खुश भी होंगी और तुम्हारे पास लौटेंगी भी, लेकिन तुम्हारे न्यूयॉर्क जाने के बाद। आर्यन खामोशी से उसे देखता रहा। यशवर्धन उसके चेहरे को पढ़ रहा था। सागर की नज़रों में यशवर्धन के लिए दाद थी। ठीक है, लेकिन पहले आप मेरी माँ को राजी करेंगे, उसके बाद ही मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा, आर्यन ने शर्त रखी। यशवर्धन ने तुरंत ना में सर हिलाया। मैंने अभी कहा ना, अपने अलावा किसी पर भरोसा मत करो। पहले तुम न्यूयॉर्क जाओगे तभी मुझे तुम पर यकीन होगा। फिर मैं तुम्हारी माँ को राजी करके तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो फिर मैं आप पर कैसे भरोसा कर लूँ? आर्यन ने भी तड़क कर कहा। तुम यकीन करो, तुम्हें जाना है। तुम यकीन ना करो तब भी तुम्हें जाना है। यशवर्धन की बात पर आर्यन का पारा और चढ़ गया। लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी मेरी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी। वो जल्दी ही राजी होकर अपनी खुशी से तुम्हारे पास न्यूयॉर्क आएंगी, ये मेरा वादा है, यशवर्धन ने नरमी से कहा। मैं कल तक सोचकर जवाब दूंगा, आर्यन बोला। मुझे जवाब हाँ में चाहिए। फिर भी अगर एक दिन लेकर हाँ करना चाहते हो तो मुझे ऐतराज नहीं, आर्यन ने गुस्से से घूरा और यशवर्धन मुस्कुरा दिया। और खर्चों की फिक्र मत करना, जब तक तुम सेटल नहीं हो जाते तुम्हारा खर्च मैं उठाऊंगा। इसकी ज़रूरत नहीं, न मुझे आपकी हराम कमाई चाहिए और न एहसान, आर्यन ने नफरत से कहा। यशवर्धन खुलकर मुस्कुराया। ये तो और भी अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि तुम इतने खुददार हो। मैं सौम्या को भी समझा दूंगा कि जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते वो अपने खर्च सीमित रखे और समझौता करे। ये सुनकर आर्यन का सुकून खराब हुआ। उसने कब कहा था कि वो उसकी बहन का खर्चा उठाएगा? उसने तो सिर्फ अपनी बात की थी। मेरी माँ को कोई परेशानी? वो अभी कह ही रहा था कि यशवर्धन ने बात काट दी। उनकी जिम्मेदारी मेरी है, उनकी पल पल की देखभाल मैं करूंगा, और अगर भगवान ने चाहा तो बिल्कुल सेफ रहेंगी। उसने उसे शांत करना चाहा, फिर थोड़ा आगे झुककर बोला, लेकिन अगर मेरी बहन के साथ तुमने कुछ गलत किया, तुम्हारी वजह से उसे जरा भी तकलीफ हुई, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें कहाँ चोट पहुँचाऊँगा।
यकीन करो, तुमने अभी तक यशवर्धन सिंघानिया का बुरा चेहरा देखा ही नहीं। उसका लहजा आम था, लेकिन आर्यन को धमकी की तरह लगा। वो उसे देखता रहा। मैं उसे दूर जरूर भेज रहा हूँ, पर खुद से दूर नहीं कर रहा। उम्मीद है तुम भी कुछ गलत नहीं होने दोगे। जबरदस्ती से ही सही, पर अब वो तुम्हारी बीवी है। यशवर्धन मुस्कुराकर बोला। तुम अपनी तैयारी कर लेना, बाकी मैं सौम्या को समझा दूंगा। आर्यन को खामोश छोड़कर वो उसके ऑफिस से निकल गया। अच्छा, न्यूयॉर्क जाने से पहले मौत तो नहीं आएगी? पेपर पर लिख कर दे दो, मैं चली जाऊंगी, सौम्या ने गुस्से से कहा, जब यशवर्धन उसे काफी देर से न्यूयॉर्क जाने के लिए राजी कर रहा था। मेरा दिमाग खराब मत करो सौम्या, तुम परसों जा रही हो और ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन तुम सिर्फ मोहब्बत की बातें कर सकती हो, सपने में मुझे मरता हुआ देखकर रो सकती हो और कुछ नहीं। इस बार जेल गया तो किस्मत से जिंदा बचकर आ गया। इसके बदले करोड़ों रुपयों की रिश्वत दी है मैंने, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो मेरे पास कौड़ी भी नहीं बचेगी। फिर तुम्हारा भाई जेल जाने के बाद घर नहीं आएगा, बल्कि खबरों में आएगा कि यशवर्धन सिंघानिया को फांसी। भाई, वो तड़प गई। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, वो एकदम दर्द से बोली। और वो पागल डॉक्टर तो मुझे हजम करके डकार जाएगा। वो मुंह बनाते हुए गुस्से से बोली। तौबा करो सौम्या, मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं तुम ही उसे हजम करके डकार न जाओ। यशवर्धन ने उसे छेड़ते हुए जोर से हंसी लगाई। सौम्या नाराज निगाहों से उसे घूरने लगी। मैं मजाक नहीं कर रही थी, उसने गुस्से से कहा। मैं भी नहीं, यशवर्धन मासूम बन गया। मजाक कर रहा था यार। अच्छा बताओ, तुम मेरा नाम ऐसे खराब करोगी? तुम यशवर्धन सिंघानिया की बहन हो, तुम्हें तो ऐसा होना चाहिए कि कोई तुम पर हाथ उठाए तो तुम उसका हाथ तोड़ दो। सौम्या की आंखों में देखते हुए उसने उसे समझाया कि वो कौन है और किसने उसकी परवरिश की है। यानी मैं उस डॉक्टर को तोड़ सकती हूँ? वो एकदम खुशी से पूछने लगी। मैं आर्यन की बात नहीं कर रहा, यशवर्धन ने साफ किया। अगर वहाँ तुम्हें कोई और तंग करे और आर्यन हिफाजत न कर सके तो याद रखना, तुम यशवर्धन सिंघानिया की बहन हो, अपनी हिफाजत खुद कर सकती हो, बल्कि हो सके तो आर्यन की हिफाजत भी कर लेना। आखिर में वो आंख दबाता हुआ हंसा। इस बार उसकी हंसी में सौम्या की हंसी भी शामिल थी। और अगर वो डॉक्टर मुझ पर हाथ उठाए तो तुम उसे मौका ही मत देना, यशवर्धन ने कंधे उचकाए। और अगर वो फिर भी मेरे साथ बुरा करे तो? वो संजीदगी से बोली। यशवर्धन भी अब सीरियस हुआ। वो ऐसा नहीं है सौम्या, उसने यकीन दिलाया। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो गया तो? उसने दोबारा वही सवाल दोहराया। तो इतना जान लो, मैं तुम्हें दूर भेज रहा हूँ, पर तुमसे दूर नहीं हो रहा। अगर वो कुछ ऐसा करे तो तुम मुझे फोन कर देना। सौम्या का गाल प्यार से थपकते हुए कहा तो सौम्या मुस्कुराई। लेकिन एक बात तुम भी याद रखना सौम्या, वो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला पहला इंसान नहीं बल्कि आखिरी भी है। तुम्हें सारी जिंदगी उसी के साथ रहना है, तो कोई ऐसा काम मत करना जो उसे तुमसे और बदगुमान करे। उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना। जबान की तेजी पर शहद डाल लेना कि जब बोलो तो चाशनी टपके, ना कि जब बोलो सामने वाले को सर से पैर तक जला दो। इस बार उसके लहजे में वार्निंग थी। सौम्या ने बखूबी महसूस की। अच्छा ठीक है, मुंह बनाते हुए हामी भरी। वो अभी इतना नहीं कमाता कि तुम अभी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारो। अगर वो कम पैसों की सस्ती चीजें ला कर दे तो खुशी से ले लेना। यशवर्धन की बात पर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मतलब? मैं उसके पैसों पर रहूंगी? वो बेयकीनी से बोली। तो शादी के बाद पत्नी पति के माल पर ही पलती है। यशवर्धन ने कंधे उचकाए। मैं हरगिज भी उस डॉक्टर के माल पर नहीं पलूंगी। तुम उसके कम पैसों पर आगे की जिंदगी गुजारोगी सौम्या, बाकी तुम्हारा नसीब कि वो कितना कमाता है। यशवर्धन ने आम से अंदाज में उसका एतराज रद्द कर दिया। मैं आप पर इतनी बोझ हो गई क्या कि उसके ऊपर मुझे थोप रहे हैं? अफसोस से पूछा। मैं नहीं चाहता कि अब तुम मेरी हराम कमाई पर जिंदगी गुजारो, यशवर्धन कड़वाहट से बोला। और सौम्या के मुंह को एकदम ताला लग गया। अब वो एक शब्द भी न बोल सकी। वो एक बार फिर घर आया था। बहुत मनाने के बाद उसकी माँ नहीं मानी। वो उन्हें बता रहा था कि अगर वो नहीं मानी तो वो हिंदुस्तान छोड़कर चला जाएगा। अगर वो उस पर यकीन रखकर एक बार उसकी बात सुनती हैं तो वो नहीं जाएगा। पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जहाँ जाना है जाओ, उनका उससे कोई रिश्ता नहीं। वो यकीन नहीं करना चाहता था, पर फिर भी यशवर्धन पर यकीन करके जा रहा था, क्योंकि शायद इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी उसके पास नहीं था। वो अपना सामान लेकर घर से निकला। एक आखिरी उम्मीद भरी नजर अपनी माँ पर डाली, लेकिन वो रुख मोड़ गई। आर्यन के निकलने के बाद वो आंसुओं से रोई।
दिल में एक और कील चुभ चुकी थी कि वो चला गया, लेकिन जब चला ही गया तो वो क्यों उससे वास्ता रखती और क्यों रोती। सौम्या, बी ब्रेव यार। मैं फिर कह रही हूँ भाई, एक बार सोच लें। आंखों से बहते आंसू पोंछते उंगली दिखाते बोली। मैं सोच चुका हूँ सौम्या, और फ्लैट छूट जाएगी। घड़ी में वक्त देखते बोला, वरना दिल खुद भी बगावत कर रहा था कि उसे अपने पास ही कहीं छुपा ले। और अगर रास्ते में प्लेन क्रैश हो गया तो। वो फिर बोली कि शायद उसका जालिम भाई डर जाए। क्या हो गया है सौम्या तुम्हें? यशवर्धन ने उसे घूरते हुए सख्त अंदाज में कहा। आप मुझे भेज रहे हैं, देखना मैं उस डॉक्टर की पसली तोड़ दूंगी। वो मुझे खुद ही वापस छोड़ जाएगा। वो रोती हुई बोली। न्यूयॉर्क जाने के बाद से ही दिल न्यूयॉर्क जाने की बात से ही दिल दहल रहा था। मैं उसे समझा चुका हूँ कि अगर सौम्या एक पसली तोड़े तो तुम दो तोड़ देना, लेकिन उसे वापस मत भेजना। सौम्या का बाजू पकड़ते जबरदस्ती गाड़ी में बिठाते हुए कहा। अनन्या, तुम्हें कसम है, इनसे शादी मत करना। वो गाड़ी की खिड़की से चिल्लाई। अनन्या ने चौंक कर देखा और देखते ही उसकी नज़र यशवर्धन पर पड़ी। वो उसे ही देख रहा था। उसे लगा जैसे यशवर्धन मुस्कुराया हो, पर वो सर झुका गई। अगर तुमने इससे शादी की तो मुझसे तुम्हारा हर रिश्ता खत्म। वो यशवर्धन को देखते हुए जतलाकर बोली। अनन्या गहराई से मुस्कुराई। उससे तुम्हारा कोई रिश्ता वैसे भी नहीं है। एक बन सकता था, पर उसके लिए तुमने खुद ही मना कर दिया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो हंसकर बोला और गाड़ी घर से बाहर निकाल ली। मैं एक बार अपनी दोस्तों से मिलना चाहती हूँ, सौम्या ने नई फरमाइश की, इस उम्मीद में कि किसी तरह वो रुक जाए। मैं उनसे और उनकी फैमिली से अच्छी तरह मिल चुका हूँ। वो दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलेंगी। यशवर्धन ने सुकून से कहा और सौम्या की आंखें फैल गईं। वो हैरत से उसे देखने लगी। उसने तो इस बात पर गौर ही नहीं किया था कि आखिरी मुलाकात के बाद उसकी दोस्त ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। मुझसे बात मत कीजिएगा आप, वो गुस्से से बोली और रुख मोड़ लिया। अगर प्लेन फट गया तो। वो अचानक रुककर यशवर्धन से पूछने लगी। नहीं फटेगा सौम्या, यशवर्धन ने शांत होकर जवाब दिया। सौम्या की बातें यशवर्धन को डरा रही थीं। क्या न्यूयॉर्क कोई ट्रेन या बस वगैरह नहीं जा सकती? वो पसीना साफ करते हुए पूछने लगी। यशवर्धन को उसकी बातों पर हंसी आई। सामने ही सीट पर सर टिकाए आर्यन बैठा था। आर्यन की नज़र भी उस पर पड़ चुकी थी। काली टी शर्ट और काली ही जीन्स में अपने बालों का बन बनाए गोरी रंगत पर सुर्खी घुली हुई थी और गिरे आंखों पर काला चश्मा। आर्यन अंदर ही अंदर उस इंसान की पर्सनालिटी से इंप्रेस हुआ। यशवर्धन से होते हुए उसकी नज़र सौम्या पर पड़ी। उसके आसपास यशवर्धन का बाजू था। वो भी आज काले ही कपड़ों में थी। आज उसके बाल खुले थे, सांवली रंगत हल्की पीली पड़ रही थी। गहरी काली आंखों में आज वो चमक नहीं थी जो हमेशा होती थी। सौम्या को देखते आर्यन का गला तक कड़वा हो गया। वो कुछ देर साथ बैठे थे। हर्षवर्धन हल्की हल्की आवाज में उसे समझा रहा था और वो खामोशी से सर हाँ में हिला रही थी। आर्यन ने नफरत से उसे देखा। अगर इस वक्त कोई से देखता तो वो बहुत भोली, शर्मो हया वाली, आज्ञाकारी और संस्कारी लड़की समझता, लेकिन हकीकत तो सिर्फ वही जानता था। यशवर्धन ने सौम्या को विदा कर दिया था। सौम्या ने प्लेन के दरवाजे से मुड़कर एक आखिरी उम्मीद भरी नज़र यशवर्धन को देखी थी, पर उसने आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाकर नजरें फेर लीं। वो वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पुराने मंजर याद आने लगे थे जो बहुत दर्दनाक थे और वो याद नहीं करना चाहता था, लेकिन सौम्या को प्लेन में चढ़ते देखकर उसकी आंखों के सामने वो मंजर चलने लगे थे। आप और मॉम पिछली बार भी 1 महीने बाद आए थे, जबकि वहाँ से तो कुछ ही दिनों बाद वापस आ जाते हैं। वो सख्त गुस्से से बोला था। वो सुबह से पढ़ाई में लेकर शाम 4 बजे फ्री होता था। उसके बाद दोस्तों के साथ वक्त गुजारना और रात 9 बजे खाने की मेज पर मौजूद होना। लेकिन सुबह शाम आँख खुलने पर और रात बंद होने पर माँ बाप की शक्ल देखना उसका पहला काम होता था। उससे छोटी 10 साल की सौम्या उसके सामने काफ़ी समझदार थी, जो मुस्कुराती हुई अपनी माँ को अपनी खरीदारी की लिस्ट की एक एक चीज़ याद करवा रही थी। पिछली बार तो हम दुबई चले गए थे मेरी जान, पर इस बार नहीं जाएंगे, उसकी माँ उसके माथे पर प्यार करते हुए बोली। तुम्हारी और सौम्या की पढ़ाई का मसला नहीं होता तो हम तुम दोनों को भी साथ ले जाते। यशवर्धन की नाराजगी देखते हुए प्रताप साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। ठीक है, लेकिन इस बार आप लोग दुबई नहीं जाएंगे, उसने याद दिलाया। बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वैसे तुम्हारे पापा का पक्का इरादा था 1 हफ्ता दुबई में गुजारने का, पर अब वादा है कि नहीं जाएंगे। सुनैना जी के यकीन दिलाने पर वो मान गया था। फिर कुछ दिन के बाद वो प्रताप जी के दोस्त के साथ उन्हें हवाई अड्डे पर छोड़कर आया। उसे याद था सौम्या ने वहाँ अपनी माँ को एक लंबी लिस्ट थमाई थी
जिसे थामकर उन्होंने उसके माथे पर प्यार किया था। फिर उन्हें विदा करके वापस आ गए। कुछ घंटे के बाद उन्हें कॉल मिला कि वो पहुंच गए हैं। दिन गुजरते गए, आखिर 13 दिन गुजरे। जब उसके पापा की कॉल आई, दिन गिनते गिनते 13 दिन हो गए थे जब उसके पापा की कॉल आई कि वो दुबई जाने की इजाज़त मांग रहे थे। बदले में उसकी महंगी क्रिकेट किट लाने का भी लालच दिया था। उन्होंने बताया कि वो परसों जाने वाली दुबई की फ़्लाइट की टिकट भी अभी बुक करवाने वाले थे, पर उसने गुस्से से माँ का वादा याद दिलाते हुए मना कर दिया। वो भी उसकी मोहब्बत समझते हुए वापस हिंदुस्तान आ रहे थे। उसे उस पल अपने पापा पर गुस्सा आया था। पहले भी वो उसे और सौम्या को छोड़कर दुबई गए थे। 2 दिन बाद उन्होंने प्लेन में बैठने की खबर दी कि वो आ रहे हैं। सौम्या और उसने मिलकर नौकरों से पूरे घर की सफाई करवाई थी, उनके स्वागत की तैयारियां की थीं कि तभी यशवर्धन का फ़ोन बजा। ये उसके दोस्त का कॉल था। अगले ही पल उसने फ़ोन फेंकते हुए न्यूज़ चैनल बदलने शुरू कर दिए। सौम्या भी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी और फिर एक न्यूज़ चैनल पर रुककर उसके हाथ से रिमोट गिर गया। एक जोरदार धमाके के साथ वो जहाज हवा में ही ब्लास्ट हो चुका था। वो जमीन पर बैठे दहाड़े मार मार कर रोया था। सौम्या भी इतनी छोटी न थी कि स्क्रीन पर चलती खबर या अपने भाई का तड़पना न समझती। उसने बार बार स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले आग के शोले देखे और फिर यशवर्धन को रोते देखा। वो ज़्यादा देर खड़ी न रह पाई। उसके बाद जब उसे होश आया तो घर में बहुत से लोग जमा थे और यशवर्धन वैसे ही रो रहा था। वो चीख चीख कर अपने माँ बाप को पुकारने लगी, लेकिन यशवर्धन उसे गले लगाकर और भी जोर से रोया था। मौत तो खैर हर किसी को आनी है, लेकिन वो खुद को जाने अनजाने कसूरवार समझ रहा था कि काश वो उस दिन उन्हें दुबई जाने की इजाज़त दे देता। काश वो सिर्फ एक हाँ कर देता। सिर्फ 15 दिन की तो बात थी। 15 दिन के बाद वो लौट आते, लेकिन अब तो सारी जिंदगी के लिए चले गए थे। वो अपनी जिद के कारण अपने साथ अपनी बहन को भी अनाथ कर गया था। नमकीन पानी का बूंद उसकी आंख के गाल पर गिरा तो वो होश की दुनिया में लौट आया। उसने सनग्लासेस लगाए, अपनी आंख का कोना साफ किया और खड़ा हो गया। प्लेन उड़ चुका था। वो एयरपोर्ट से निकलकर गाड़ी में बैठ गया। वो आर्यन के पीछे जहाज में चढ़ी। उसकी पीठ खिड़की की तरफ थी और वो आर्यन ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। वो अपने चेहरे की नमी साफ करती घबराते हुए सीट पर बैठी। आर्यन उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन वो पेशे से एक डॉक्टर था। सौम्या का बेवजह पसीना आना, उसकी बदलती रंगत और घबराहट उसे अपनी ओर खींच रही थी। ये वो सौम्या तो नहीं थी जिसे वो अब तक जानता था। क्या वो उसके साथ इतनी दूर अकेले जाने पर डरी हुई थी? दिमाग में ख्याल आया, नहीं, वो जैसी लड़की मुझसे कहाँ डरेगी। वो अगले ही पल अपना ख्याल झटक गया और उसके बराबर में बैठ गया। क्या ये हवाई जहाज के सफ़र से डरी हुई है? दूसरा ख्याल आया, नहीं, इतने तो सफ़र किए होंगे इसने। प्लेन में ये पहला तो नहीं होगा। इस बात से अनजान कि बचपन के बाद वो पहली बार जहाज में बैठी है। इससे तो पहले वो देखती भी नहीं थी। वो पूछना चाहता था उससे कि उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन उसकी तेजी और बदजबानी को याद करते आर्यन ने यह ख्याल भी झटक दिया और उसकी तरफ से बेपरवाह होकर सुकून से बैठ गया। सीट बेल्ट बांधने की अनाउंसमेंट हुई तो जहाज टेक ऑफ करने वाला था। सौम्या की घबराहट और अब और भी बढ़ गई थी। आर्यन सीट बेल्ट बांधने लगा तो नज़र उस पर पड़ी जो घबराहट से अपना पाँव तेजी से हिला रही थी। सौम्या के चेहरे पर नज़र पड़ी तो परेशान हुआ। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा था। सौम्या, तुम ठीक हो? वो इंसानियत के एहसास के तहत पूछ गया। मुझे नहीं जाना, मुझे वापस जाना है। वो एकदम से खड़ी होती जल्दी जल्दी बोली। आंसू आंखों के किनारे पर ठहरे थे। सौम्या, बैठ जाओ। एक नज़र सब पर डालते हुए वो नरमी से बोला। मुझे नहीं जाना, मुझे नीचे उतरना है। यश भाई से मैं बात कर लूँगी। आर्यन ने उसे हैरानी से देखा। इस बार उसे सौम्या पर गुस्सा नहीं आया। वो बेकार की जिद नहीं कर रही थी। उसे देखकर मालूम हो रहा था कि सच में उसकी तबीयत बिगड़ रही है। मैडम, कोई प्रॉब्लम? उसकी घबराई हुई हालत पर एयर होस्टेस ने फिक्रमंदी से पूछा। सब ठीक है, पहली बार सफ़र कर रही है, इस वजह से घबराहट हो रही है। आर्यन ने खड़े होते हुए जवाब दिया। ठीक है सर, आप लोग प्लीज़ बैठ जाइए और अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। आर्यन के सर हाँ में हिलाने पर वो आगे बढ़ गई। सौम्या, बैठो। अब वो थोड़ा सख्ती से बोला। क्यों बैठूं? तुम्हें मरने का शौक होगा, मुझे नहीं जाना। वो जितना आसान समझ रही थी उतना आसान नहीं था। उसने तो सोचा था कि वो सफ़र कर लेगी, लेकिन अब जहाज में बैठते ही हालत बुरी हो रही थी। कैसी बातें कर रही हो? हम क्यों मरेंगे? वो जितना हैरान होता उतना कम था। ये फट जाएगा। वो प्लेन की छत की तरफ इशारा करते हुए बोली।
बार बार आंख से आंसू लुढ़क रहे थे। वो हैरान उसे देखता रह गया। वो बाकी जहाज में बैठने की वजह से डरी हुई थी और इतनी ज़्यादा डरी थी। एयर होस्टेस के कहने से उसने ज़बरदस्ती सौम्या को सीट पर बिठाया और सीट बेल्ट बांध दिया और अपना भी बांध लिया। टेक ऑफ के बाद अब जहाज टेढ़ा हुआ। वो सीट पर बैठी आर्यन के हाथों को हाथ में दबोचकर अपना सर अपने घुटनों पर गिरा गई। सौम्या, सीधी होकर बैठो। सौम्या को सीधा करते उसने अपने करीब किया और साथ ही उसके आसपास अपने बाजू लपेट लिए। उस पल उसे एहसास भी नहीं था कि ये शादी जबरदस्ती की थी, बंदूक के जोर पर थी। एहसास था तो सिर्फ ये कि वो एक डरी सहमी लड़की है और उसकी पत्नी भी। तभी बिना किसी झिझक के उसके करीब गया था, वरना अगर कोई दूसरी लड़की उसकी जगह होती तो वो जवाबी हमदर्दी से ज्यादा कुछ नहीं करता। वो उसके हाथ को सख्ती से थामे आंखें बंद कर गई। उसके बाहों के मजबूत घेरे ने उसका डर तो कम नहीं किया था, हाँ, ये एहसास दिलाया कि वो अकेली नहीं है। उसकी घबराहट अब काफी कम हो गई थी। चेहरे की रंगत भी अब सही हो रही थी। वो आंखें बंद किए उसके सीने पर सर रखे हुए थी। आर्यन उसके सर को देख रहा था। उसका दिल एक पल को चाहा कि उसे झटक दे और खुद से अलग कर दे। वो हमदर्दी के लायक बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो ठहर गया। वो उसके जैसा खुदगर्ज हरगिज नहीं था। ये नरमी और हमदर्दी तबीयत उसकी परवरिश और खून में शामिल थी। वो ऐसे ही सर पीछे टिकाकर आंखें मूंद गया। आधे घंटे के बाद उसे सौम्या की सांसें गहरी होती महसूस हुई। उसने उसके ऊपर से बाजू हटाते धीरे से उसे खुद से अलग किया और सीट पर टिका दिया। हाथ सर वापस लुढ़क कर उसके कंधे पर गिरा था, जिसे वो नरमी से सही से टिका गया। उसके बाद खुद भी आंखें मूंद गया। नींद तो कई दिनों से उसकी भी बर्बाद हो चुकी थी। यशवर्धन घर वापस आया। दिल पर एक तरह से बोझ बढ़ा था और एक तरह से उतर भी गया था। लॉन्च में दाखिल हुआ तो सिवाय अनन्या के वहां कोई नहीं था। वो किसी किताब को पढ़ने में बिजी थी। तुमने कितनी क्लासें पढ़ी हैं? वो उसके सामने सोफे पर गिरते हुए जूतों समेत पांव मेज पर रखकर बोला। मैंने बीएससी किया है। जवाब देकर उसने नजरें वापस किताब पर जमा ली। उसके नजरअंदाज करने पर यशवर्धन उसे खामोशी से देखता रहा। उसकी अदाएं वाकई उसे अपनी ओर खींच रही थीं। मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, वो पांव हिलाते दोबारा बोला। वो अभी भी खामोश थी। कौन से कॉलेज से पढ़ा है? अब की बार अनन्या ने नजर उठाकर उसकी जांचती हुई नजरों में देखा। आप मुझसे इन्वेस्टिगेशन मत करें। आपका जो भी नुकसान हुआ है उसके पीछे मैं नहीं हूँ। वो हर शब्द पर जोर देकर बोली और वहां से उठ गई। वो 2 कदम ही चली थी कि यशवर्धन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा तुम्हें उठने को? उसने गुस्से से पूछा। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ जो आपके हुक्म की मोहताज रहूं। नौकर नहीं, बीवी हो। उसके कान की बाली को छूते हुए जताया। पहले आप खुद इस हकीकत को कबूल कर लें, फिर बीवी कहिएगा। उसका अंदाज उसका मजाक उड़ाता हुआ था। तुमने वो सब किया या नहीं, पर कसूर तुम्हारा ही है। तुम जब से आई हो मेरे काम खराब हो रहे हैं। मतलब तुम मेरे लिए मनहूस साबित हुई हो। ये बात उसने जानबूझकर अनन्या को जलाने के लिए कही थी और वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ। आपकी शिक्षा वाकई बहुत कम है, वो चुपते हुए तंज करके बोली। यशवर्धन गहराई से मुस्कुराया। तो मुझे अपने सारे राज दे दो, फिर मेरा मन, मेरा तन, मेरी जान सब तुम्हारा होगा। अचानक अनन्या के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए वो सीरियस होकर बोला। कौन से राज? अनन्या ने मजबूत अंदाज में पूछा। यशवर्धन ने सर झुकाकर हल्की हंसी हंसी। ये मजबूत लहजे का राज, ये निडर नजरों का राज, तुम्हारी रहस्यमयी मुस्कान का राज। तुम खुद सर से पांव तक एक राज हो। इन राजों का शरीक मुझे बना लो, फिर सब कुछ तुम्हारा होगा, मैं भी। अनन्या के माथे से अपना माथा टिकाकर वो आंखें बंद कर गया। अनन्या उसकी बंद आंखों को देखती रही और जब उसने अचानक आंखें खोली वो फौरन नजरें झुका गई। ना बताओ, कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा होता है। अनन्या से दूर हटकर सादा से अंदाज में कहा। अनन्या को उसकी बातें बातें कम और धमकी ज्यादा लगी। सागर और रानी कहाँ हैं? उसका रवैया एकदम से बदल गया, बिल्कुल अजनबी सा। तहखाने में तानिया को लेकर गए हैं। ठीक है, तुम जा सकती हो। सिगरेट होंठों में दबाते हुए वो वापस सोफे पर बैठ गया। साथ ही अनन्या को जाने का हुक्म दिया। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर वापस उसके सामने सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गई। होंठों से सिगरेट दूर करते हुए यशवर्धन ने उसे हैरत से देखा। वो उसकी बात को फिर नजरअंदाज कर गई थी, लेकिन यशवर्धन के देखने की परवाह किए बिना वो एक बार फिर किताब में बिजी हो चुकी थी। उसकी हठधर्मी पर यशवर्धन धीरे से मुस्कुराया। सिगरेट वापस होंठों पर लगा ली। अनन्या के नाम के साथ भी अब सिंघानिया लगता था, तो फिर ये अंदाज तो नेचुरल थे। प्लेन लैंड हो चुका था
वो पूरे सफ़र में सिर्फ एक बार उठी थी। तबीयत काफ़ी बेहतर थी और अब डर भी काफ़ी हद तक कम हो चुका था। खामोशी से खाना खाकर वो दोबारा आर्यन के कंधे पर सिर टिकाकर सो गई थी। वो हैरान हुआ था कि हिंदुस्तान से क्या निकली, वो पूरी की पूरी बदल गई। फ्लाइट सुबह 6 बजे हवाई अड्डे पर लैंड हुई थी। आर्यन ने उसे बाजू से हल्का सा झटका दिया। हम पहुंच गए? उसने खुशी से पूछा। हाँ, वो बैग उठाते हुए बिजी अंदाज में बोला। थैंक गॉड। वो आर्यन से पहले आगे बढ़ी थी। उसके बैग का बोझ भी अपने ऊपर देखते ही आर्यन को उस पर सख्त गुस्सा आया। हवाई अड्डे से बाहर आए तो वहां पहले से एक आदमी मिस्टर एंड मिसेज आर्यन का बोर्ड लिए खड़ा था। वो उसकी तरफ बढ़ने लगी जब आर्यन ने अचानक उसका हाथ पकड़कर कहा, इधर नहीं उधर, और दूसरी तरफ इशारा किया। जबकि सौम्या तो उसके हाथ को ही देख रही थी। फिर झटके से हाथ खींचकर बोली, मुझ पर अपना हक जताने की जरूरत नहीं। आर्यन का दिमाग उसकी इस बात पर पूरी तरह हिल गया। दिल में आया एक जोरदार थप्पड़ मारे कि वो लट्टू की तरह घूम जाए। पूरे सफर में तो वो उस पर बेताल की तरह चिपटी रही थी और अब तेवर ही बदल गए थे। कितना अच्छा होता अगर वो उसी वक्त सौम्या पर तरस न खाता और उसे दूर कर देता, साथ ही उसे जहाज क्रेसिस के किस्से भी सुनाता। खुद को दिल में कोसते उसने गहरी सांस ली। वो लड़की बेवकूफ़ थी, उसे तमाशा बनाने की आदत थी, पर वो ऐसा नहीं था। वहाँ मेरा दोस्त खड़ा है, हमें वहाँ जाना है। उसने दूसरी तरफ इशारा किया। और यहाँ मेरे भाई का भेजा हुआ ड्राइवर है, हमें वहाँ जाना है। हम तुम्हारे भाई के ड्राइवर के साथ नहीं जा रहे। मुझे तुम्हारे भाई की मदद नहीं चाहिए। तो मत जाओ। तुम जाओ अपने दोस्त के साथ और मैं जाऊंगी अपने भाई के ड्राइवर के साथ। सीने पर हाथ बांधते हुए फैसला सुनाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, गुड बाय। सौम्या का बैग सौम्या के सामने करते हुए वो अपना बैग लेकर अपनी दोस्त की तरफ बढ़ गया। बेगैरत। आर्यन को गाली देती वो भी अपना बैग पकड़ती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। सामान रखो। सामान की तरफ इशारा करते वो गाड़ी में पीछे बैठने लगी। माफ़ कीजिएगा मैडम, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो जो भी था हिंदी अच्छे से जानता था। सौम्या को बैठते देखकर फौरन सामने आ गया। तुम्हें मतलब अपने काम से काम रखो और हटो सामने से। सौम्या गुस्से से नीची आवाज में गुर्राई। माफ़ कीजिएगा मैडम, सर का हुक्म है कि बिना आपके पति के आपको नहीं ले जाया जाएगा। उसके बात पर सौम्या को गुस्सा आया। तुम्हारे सर की तो क्या मुसीबत है यार, भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? गुस्से से चिल्लाई। ड्राइवर खामोश रहा। फिर एक कहर बरसाती नज़र ड्राइवर पर डालकर मुड़ी। वहाँ आर्यन नहीं था। पीछे मुड़कर नज़रों ने तलाशा तो वो एक दूर पीली टैक्सी में बैठ रहा था। वो जल्दी से बैग खींचती उसकी तरफ भागी थी। सामान रखकर गाड़ी स्टार्ट ही हुई थी कि कोई टैक्सी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठा। आर्यन ने चौंकर देखा तो वो सौम्या थी, जिसकी सांसें फूली हुई थीं, जैसे भाग कर आई हो। आगे ड्राइवर के बराबर आर्यन का दोस्त बैठा था और पीछे आर्यन। मेरा सामान रखो, ड्राइवर को हुक्म दिया, जो अब उसे सवालिया नज़रों से आर्यन को देख रहा था। तुम तो उसके साथ जा रही थी ना? ठंडे अंदाज में पूछा। तुम तो बेशरम हो, पर मैं नहीं, जो शादी के बाद भी भाई के खर्चों पर पलूं। यहाँ भी अपनी नाक ऊंची रखती रुख मोड़ गई। आर्यन गुस्से से मुट्ठियां भींच गया। आगे उसका दोस्त बैठा था और उसके सामने ही वो बदतमीजी कर रही थी। वो ड्राइंग रूम की खिड़की के पीछे खड़ी थी। सौम्या के जाने के बाद से जैसे सब कुछ मशीनी अंदाज में हो रहा था। ड्राइंग रूम में यशवर्धन के आने वाले मेहमान बड़े बड़े बैग्स लेकर आए थे। रात को ही उसे इस बात की खबर हुई थी कि यशवर्धन ने एक आखिरी दांव खेला था, एक बहुत बड़ी स्मगलिंग। उसका दिल डूब रहा था। अब तो यशवर्धन उस पर भरोसा भी कर रहा था। यशवर्धन की मोहब्बत उसे बेबस कर रही थी। नहीं, यशवर्धन सिंघानिया मेरी मंजिल नहीं। मैं मोहब्बत नहीं करती यशवर्धन सिंघानिया से। यशवर्धन सिर्फ मौत के काबिल है। दर्द से सोचते हुए उसने हाथों में चेहरा छुपा लिया। उसने कई बार प्यार से उसे समझाने की कोशिश की थी कि मासूम लोगों की मौत का सामान मत बनो, पर वो ताकत और दौलत के नशे में इस कदर चूर हो चुका था कि अब उस पर मोहब्बत का असर नहीं होता था। तुमने आखिरी दांव खेला है यशवर्धन सिंघानिया, और मुझे भी आखिरी दांव खेलने पर मजबूर कर दिया। मुझे खुशी है कि तुमने सौम्या को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। अब मेरे लिए आसानी होगी। अपनी आंखों से निकलने वाले आंसू को उंगली से झटकती हुई वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। यशवर्धन हाथ में सिगार सुलगाए कहरे कच लेता मुस्कुरा रहा था। उसके सामने सोफे पर दो मर्दों के साथ एक लड़की भी बैठी थी, जिसके बाल जूड़े में बंधे थे और पीछे से पीठ नंगी थी। उसकी नज़र वापस यशवर्धन पर पड़ी। उसने यशवर्धन को बहुत कम सिगार पीते देखा था, ज़्यादातर वो सिगरेट ही पीता था। यशवर्धन ने भी उसे अपनी तरफ देखते पाकर उसकी तरफ गर्दन मोड़कर देखा।
अनन्या के माथे पर खुद ब खुद बल पड़ गए। वो यूं अचानक कैसे बदल जाता था, पल में कुछ और पल में कुछ और। उसने सिगार वाला हाथ न महसूस अंदाज में होठों से हटाकर कान के पीछे ले लिया, जैसे अपना सर सहला रहा हो। फिर उसी हाथ से उसे अंदर जाने का इशारा किया। अनन्या चौंकी। उसकी नज़र उस औरत की पीठ पर गई जो अब खड़ी होकर गिलास में शराब भर रही थी। यशवर्धन ने अब के सीधे होते संजीदगी से उसे घूरा, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गई। उस औरत ने गिलास यशवर्धन की तरफ बढ़ाया। इससे पहले यशवर्धन जवाब देता या इनकार करता, अनन्या की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। यशवर्धन शराब नहीं पीता, ठंडे अंदाज में कहा। गुस्सा अपनी जगह पर वो चौंका जरूर था। वो कैसे जानती थी कि वो शराब नहीं पीता? उस लड़की ने पलटकर अनन्या को देखा। ये कौन है? उस लड़की ने यशवर्धन की तरफ मुड़ते हुए अनन्या की तरफ इशारा किया। वो गुस्से से होंठ भींच गया। वो दोनों लड़के भी अब यशवर्धन की तरफ देख रहे थे। मेरे साथ काम करती थी। बाकी सेंटेंस अनन्या ने पूरा किया। यशवर्धन का जब्त जवाब देने लगा। वो सबके सामने यशवर्धन की बात को काट रही थी। पर अब बीबी हूँ। अनन्या ने बात पूरी करते हुए यशवर्धन को देखा, जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी यशवर्धन की बात काटने की हिम्मत देखते हुए अंदाजा हो गया था। वो लड़की तंज कर रही थी, आम सी बात अनन्या को समझ न आया, जबकि उसकी आंखों में अपने लिए नापसंदगी साफ देखी थी, जिसे उसने छुपाने की कोशिश नहीं की थी। फर्क तो अनन्या को भी नहीं पड़ता था। उसने यशवर्धन की नज़रों को लगातार नज़रअंदाज किया और उसके बराबर आकर बैठ गई। नींद से उठने के बाद उसकी आंखों में हल्के हल्के गुलाबी डोरे थे। एक तरफ के गाल पर तकिए के कबर का हल्का सा निशान था। बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे। उसे करीब से देखते ही यशवर्धन को अंदाजा हो गया कि वो सीधे बिस्तर से उठकर आई है। मुंह धोने की भी तकलीफ नहीं उठाई थी। वैसे यशवर्धन सिंघानिया की बीवी लगती नहीं है आप? सामने बैठे लड़के ने उसकी ड्रेस पर तंज किया था। यशवर्धन हमेशा आयरन किए कपड़े पहनता था, जिन पर एक भी शिकन नहीं पड़ती थी, और अनन्या इस वक्त सिलवटों से भरे कपड़ों में बैठी थी। क्यों? अनन्या ने चुपते अंदाज में पूछा। यशवर्धन खामोश रहा। थोड़ा सबक उसे भी तो मिलना चाहिए, ये सोचकर। वो बात पूछने से पहले, मिसेस सिंघानिया, आप एक बार अपना हुलिया देख लेती तो यूं ना कहती। वो लड़की मुस्कुराई और शराब का गिलास होंठों से लगा लिया। लेकिन यशवर्धन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तभी आप मुझे मिसेस सिंघानिया कहकर बुला रही हैं। उसके जवाब पर लड़की कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई, जैसे उसे सांप सूंघ गया। हाँ, लेकिन फिर भी वो बनावटी मुस्कान ले आई। यशवर्धन की बेपरवाही देखकर उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो उसकी खामोशी को अपने हक में समझ रही है। अगले ही पल अनन्या अपने सीने पर हाथ रखकर दर्द से एक तरफ झुक गई, जिससे यशवर्धन भी चौंक उठा। सिगार अश्ट्रे में कुचलते हुए वो फौरन उसकी तरफ झुका। अनन्या, ठीक हो? उसने बेचैनी से पूछा। ये ड्रिंक की बू से मेरी सांस रुक रही है। अनन्या ने मेज पर रखी शराब की बोतल की तरफ इशारा किया। यशवर्धन ने तुरंत नौकर को इशारा किया। शराब ले जाओ यहाँ से, फौरन। हुक्म मिलते ही नौकर ने शराब की बोतल उठा ली, लेकिन वो तीनों तो उस वक्त चौंके जब नौकर ने उनके हाथों से भी शराब के गिलास ले लिए। ये उन्हें साफ साफ अपनी इंसल्ट लगी। यशवर्धन कुछ कहता इससे पहले ही अनन्या मुस्कुराते हुए सीधी होकर बैठ गई। पता चल गया कि यशवर्धन सिलवटों वाली कपड़ों वाली लड़की से कितना बेपरवाह रह सकता है और खूबसूरत ड्रेस वाली को कितनी अहमियत दे सकता है। खड़े होते हुए अनन्या ने उस लड़की की ड्रेस की तरफ इशारा किया और अंदर चली गई। यशवर्धन ने गहरी सांस लेते हुए माथा मसला। ये किस तरह का रवैया है? उनमें से एक लड़का कुछ गुस्से से बोला। जैसा मेरी बीबी का होना चाहिए। यशवर्धन के ठंडे शब्द उन्हें खामोश कर गए। मेरे ख्याल से जिस मकसद से आए हैं वही करना चाहिए। अपना गुस्सा काबू करती वो लड़की कागजात निकालने लगी और अपने गार्ड को दोनों बड़े सूटकेस खोलने का इशारा किया। गार्ड ने सूटकेस यशवर्धन के सामने खोल दिए। तभी तहखाने के कमरे से बाहर सागर निकलता हुआ आया। ड्राइंग रूम में आया तो चौंक कर रुक गया। यशवर्धन भी उसे देख चुका था, पर नज़रअंदाज कर गया। वो आगे बढ़ा, बॉक्स में से छोटे से पैकेट निकाले, हथेली पर रखकर अलग अलग अंदाज से दबा कर देखा। फिर पैकेट खोलकर उंगलियों के बीच थोड़ा सा माल मसल कर देखा और सामने बैठी लड़की पर नज़र टिकाई। खुराक लेकर देख लो, लड़की ने मशवरा दिया। यशवर्धन हल्के से मुस्कुराया और पैकेट गार्ड की तरफ बढ़ा दिया। दूसरों के होश उड़ाने के लिए खुद होश में रहना भी जरूरी है, उसने कहा। कीमत? वो लड़की सिगरेट सुलगाकर होठों में दबाते हुए प्रोफेशनल अंदाज में बोली। माल बिकने के बाद। यशवर्धन की बात पर लड़के के माथे पर बल पड़े। ये क्या बकवास है? हाथों हाथ कीमत की बात तय हुई थी।
सिगरेट होंठों से निकालकर वो गुर्राई। यशवर्धन ने शांत रहकर कहा, मुझ पर जो केस चल रहा है उसका फायदा हर कोई उठा रहा है। किसी को भी मौका मिलता है और पुलिस को खबर देकर बहती नदी में हाथ धो लेते हैं। मुझे बर्बाद करना इतना आसान नहीं। टांग पर टांग रखकर वो सुकून से बैठ गया। लड़की गुस्से से उसे देखती रही। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा, उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा। यही तो कह रहा हूँ, भरोसा करना पड़ेगा। माल सप्लाई होते ही पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। कुछ देर की बहस के बाद जीत आखिरकार यशवर्धन की हुई। उनके जाने के बाद यशवर्धन खड़ा हुआ। सर, ये बैग घर के अंदर है और ये खतरनाक है, सागर ने परेशानी से कहा। सबको कॉल करो और 2 घंटे में इसे ठिकाने लगाओ। यशवर्धन के कहने पर सागर ने हाँ में सर हिलाया और अगले ही पल गार्ड को बैग बाहर निकालने का इशारा किया। अनन्या को मेरे कमरे में भेजो, नौकर को कहता वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद अनन्या कमरे में दाखिल हुई। उसने दस्तक दी। आ जाओ। उसकी आवाज़ से गुस्सा साफ झलक रहा था। बुलाया आपने? अनन्या ने धीरे से पूछा। बाहर क्यों आई थी? ये मत कहना कि मेरा इशारा नहीं समझा। कमर पर हाथ बांधे उसके सामने खड़े होकर उसने संजीदगी से पूछा। अनन्या खामोश रही। बाहर क्यों आई थी अनन्या? खुद को मेरी बीवी जाहिर क्यों किया जब मैं नहीं कर रहा था तो? उसकी आवाज़ तेज हो गई। अनन्या ने होठों को जोर से भींचा और गुस्से से उसे देखने लगी। बताओ, क्यों काटी मेरी बात? यशवर्धन ने उसका बाजू पकड़कर पूछा। आप क्यों छुपाना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ? क्यों जाहिर नहीं कर रहे हमारा रिश्ता? उसने हाथ झटकते हुए गुस्से से पूछा। कुछ पल तो उसका गुस्सा देखता रहा, फिर बुरी तरह दंग रह गया। और लोग तो रंग बदलते दिन लगाते थे और ये लड़की पलों में रंग बदलती थी। बोलिए यशवर्धन सिंघानिया, क्यों हमारा रिश्ता छुपा रहे हैं? ताकि तुम भी तानिया ना बनो, मेरी दुश्मनी में कोई तुम्हें ना नोच ले। अब सौम्या की तरह तुम्हारे लिए लड़का तलाश करके तुम्हें दूर नहीं भेज सकता ना? जब बर्दाश्त जवाब दे गया तो वो चिल्ला उठा। अनन्या एकदम चुप हो गई, उसकी दहाड़ पर नहीं, उसके शब्दों पर। फिर होंठ धीरे से मुस्कुराए। वो उसकी फिक्र कर रहा था, यानी उसे सौम्या की तरह अनन्या की भी परवाह होने लगी थी। इसका मतलब था कि यशवर्धन मोहब्बत की सीढ़ी पर चढ़ चुका था। ये सोचते हुए अनन्या की मुस्कुराहट गहरी हो गई। यशवर्धन उसकी मुस्कुराहट देखते ही चौंका। उसका पकड़ा हुआ बाजू एकदम से कसकर दबोच लिया। मजाक उड़ा रही हो मेरा? उसका चेहरा सख्ती से अपनी पकड़ में लिया। ठंडे खतरनाक अंदाज में उससे पूछा। हाँ, अनन्या ने धीरे से कहा और हल्के से मुस्कुराई। मैं तानिया नहीं हूँ, मैं अनन्या यशवर्धन सिंघानिया हूँ। अपनी तरफ बढ़ने वाले हाथ और नजरें नोच सकती हूँ। मैं तानिया की तरह जान जाने का इंतजार नहीं करूंगी, जान की बाजी लगाकर जान निकाल लूंगी, उसने यशवर्धन की आंखों में देखते हुए पूरी यकीन से कहा। यशवर्धन की पकड़ उसके हाथ और चेहरे से हल्की पड़ने लगी। उसकी आंखों में गहरा एक अजीब सा सुकून उतर आया। जा सकती हो। अनन्या का बाजू छोड़ते हुए वो थोड़ा हट गया। अनन्या ने पहले अपने बाजू को देखा, फिर उसे, जो अब उससे दूर जाते हुए मेज पर रखे सिगरेट के डिब्बे को उठा रहा था। वो लोग क्यों आए थे? अनन्या ने उसकी पीठ को देखते हुए सवाल किया। यशवर्धन चौंका। लाटर की तरफ बढ़ता उसका हाथ रुक गया। वो पलटा और गौर से अनन्या को देखने लगा। वो उससे सवाल कर रही थी। माल देने आए थे, उसने थोड़ा रूखा होकर कहा। पूरे 70 करोड़ का माल था। सर झटकते सिगरेट सुलगाई और अनन्या को देखते सोफे पर बैठ गया। उसकी बात पर अनन्या को सांप सूंघ गया। अभी तक ठिकाने भी लग चुका होगा। यशवर्धन मुस्कुराया। ये पुलिस वाले समझते क्या हैं? वो जितनी आसानी से मेरे साथ खेल खेल सकते हैं, पर उस खेल में मैं उनका भी बाप हूँ। उन्होंने मेरा ठिकाना हासिल कर लिया, मैंने 10 वैसे ही और ठिकाने बना लिए। वो महीनों मंसूबाबंदी करके मुझे जितना नीचे लाते हैं, मैं एक दिन में उससे भी ऊपर चला जाता हूँ। गहरा कश हवा के हवाले करते वो मगरूर अंदाज में कहने लगा। लेकिन तुम्हारा वो भेजा हुआ माल न जाने कितने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करता होगा, कितनों के घर बर्बाद करता होगा, कितनों का बाप पीकर होश से गुम होता होगा और औलाद भूखे पेट मरती होगी। माँ सालों एक एक पैसा जोड़कर अपनी औलाद को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेजती होगी कि आगे उसकी औलाद उसके लिए सुकून लाएगी, लेकिन फिर आगे भी बुढ़ापे में काम करे, क्योंकि उसकी औलाद को तो तुमने गलत राह पर डाल दिया। एक बार अपने ज़मीर में झांक कर देखो कि कितनों को बर्बाद कर रहे हो। क्या ये माल दौलत हजारों जिंदगियों से ज़्यादा कीमती है? वो अफसोस भरे अंदाज में पत्थर पर सर फोड़ने का काम कर रही थी। उसकी बात पर एकदम से वो हंसा। अब मुझे यकीन हो रहा है तुम एक आम लड़की हो। मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे इन बातों की, मजाक उड़ाते कहा।
अब तुम जा सकती हो, दरवाजे की तरफ इशारा करते वक्त दो टूक अंदाज में बोला और आखिर सोफे पर आंखें बंद करते सर टिका लिया। कुछ देर तक अनन्या उसे देखती रही, फिर दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। सॉरी सॉरी दोस्तों, मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बस थोड़ा सा सब्र और रखें, ये नॉवल जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। कल इस नॉवल का अगला भाग दिया जाएगा। इसके साथ ही कहानी विद माही पर भी एक रोमांटिक सा नॉवल अपलोड किया जाएगा, यानी कल आप दो दो नॉवल को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझसे गुस्सा ना हो और मेरे चैनल के साथ प्यार बनाए रखें। मिलते हैं दोस्तों इसके अगले भाग के साथ।